हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो अपनी होने वाली है यूनिट नंबर सेकंड के लिए। यूनिट नंबर सेकंड है अपनी रासायनिक साम्यावस्था। तो यार इस यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे चैप्टर का नाम है यूनिट का रासायनिक साम्यावस्था, तो इसमें हम सबसे पहले यही समझेंगे कि रासायनिक साम्यावस्था एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है इसका, वो सब हम डिटेल में आगे वीडियो में समझ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है ये कि इसमें उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये क्या होती है, इसको हम देखेंगे। उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उसे आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो यार, प्राय यह देखा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अभिकारक आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पूरी तरीके से रिएक्शन करने के बाद आपके उत्पाद प्रोडक्ट बना देते हैं। इन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। उदाहरण, जब सोडियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का आपके पास विलयन है NaCl और उसको सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ मिलाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा आपका NaAgNO3। तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। ये उत्पाद परस्पर क्रिया करके अभिकारक बनाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर इसमें ब्लैंक पेपर पे समझाता हूँ। हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Ag। अब दिख रहा है ना, NaCl की रिएक्शन अपन AgNO3 से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, गिव्स NaCl AgNO3 आपका बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो AgCl बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 के साथ चला जाएगा, यानी का NaNO3। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अतः अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो सकती है, यानी कि जो अभिकारक है उन्होंने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट से हम उसको पुनः अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते। वो रिएक्शन होती है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे आपका ये है NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2O। सेकेंड है अपना 2KNO3 गिव्स 2KNO2 + O2। ये थी अपनी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। उसमें क्या होता है, अभिकारक उत्पाद बनाएंगे और वो रिएक्शन आपकी अपोजिट भी चल सकती है, यानी कि उत्पाद पुनः अभिकारक भी बना सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो दोनों ओर चल सकती है, जैसे हाइड्रोजन में आयोडीन को गर्म करने पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और यदि हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करे तो यह हाइड्रोजन तथा आयोडीन वापस दे देता है। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको यूज इस वाले साइन से अपन दर्शाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल सकती है। जैसे हाइड्रोजन आयोडीन का एग्जाम्पल लिया हमने। हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन से जब रिएक्शन करता है तो अपने पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, यानी कि 2HI को गर्म करेंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएगा, H2 + I2। देखिए, दो और एग्जांपल दिया है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। 2NH3 से वापस N2 और H2 प्राप्त किए जा सकते हैं। CH3COOH + CH3OH गिव्स CH3COO CH3 + H2O। और जब प्रोडक्ट की हम रिएक्शन करेंगे ना तो इनसे वापस अभिकारक बनाए जा सकते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सेम इसी के बाद आता है अपना रासायनिक साम्यावस्था का कंसेप्ट। अब उसको समझते हैं वो क्या होता है। देखो यार, यहीं से आता है अपना रासायनिक साम्यावस्था का कंसेप्ट। यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभी हमने दो अभिक्रिया पढ़ी ना, एक अनुत्क्रमणीय एक उत्क्रमणीय, तो कह रहा है कि यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को एक बंद पात्र में होने दिया जाए तब एक ऐसी अवस्था आती है जब अभिकारक से उत्पाद बनने की दर तथा उत्पाद से अभिकारक बनने की दर समान हो जाती है। कह रहा है कि कोई बंद पात्र है, उसके अंदर उत्क्रमणीय रिएक्शन हो रही है आपकी, तब एक ऐसी अवस्था आएगी जब अभिकारक से उत्पाद बनाने की दर तथा उत्पाद से अभिकारक के बनने की दर समान हो जाती है। इस अवस्था को रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, इसको आप कर्व के मदद से समझ सकते हैं। एक कर्व है आपका, इधर टाइम चल रहा है, इधर रेट है।
और ये है आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है आपकी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देन एक स्थिति ऐसी आती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पर अभिकारक से उत्पाद बनने की दर तथा उत्पाद से अभिकारक बनने की दर सेम हो जाती है। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, रासायनिक साम्य कहलाता है। साम्यावस्था पर अभिकारकों व उत्पादों की मात्राएं निश्चित होती है जिन पर दाब, सांद्रण व ताप का प्रभाव पड़ता है। इन कारकों का रासायनिक साम्यावस्था पर प्रभाव द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन अथवा लासातेलिये नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। रासायनिक साम्यावस्था के आधार पर उत्क्रमणीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला है आपका समांग साम्यावस्था। समांग साम्यावस्था में क्या है, जब साम्यावस्था में उपस्थित सभी अभिकारक व उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। साम्यावस्था में उपस्थित क्या क्या सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तब ऐसी साम्यावस्था को समांग साम्यावस्था कहते हैं। विषमांग साम्यावस्था में क्या होगा, वहाँ पर भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होंगे, यहाँ पर एक ही भौतिक अवस्था में है, सो ये आपकी समांग साम्यावस्था है। यानी कि जैसे अभिकारक है ना, तो अभिकारक की अवस्था भी एक होगी, सेम होगी, और उत्पाद की भी वही होगी। जैसे यहाँ पर N2 है, गैस की फॉर्म में है, H2 है, हाइड्रोजन गैस, ये भी गैस है। सो इन्होंने जो बनाया अमोनिया गैस बनाई, ये भी गैस है। यानी का N2 + 3H2 gives 2NH3, गैस प्लस गैस, और इन्होंने गैस ही बनाया। जैसे सेकंड एग्जांपल में भी SO2 भी गैस है आपके पास, और O2 गैस है, और इन्होंने 2SO3 बनाई, ये भी गैस है। इस एग्जांपल में क्या है, CH3COOH, ये आपका लिक्विड है, CH3OH ये भी लिक्विड है, और इन्होंने जो बनाया वो भी लिक्विड है। यानी कि सभी की साम्यावस्था किस किस की, अभिकारक की और उत्पाद की भौतिक अवस्था सेम होती है। ऐसी साम्यावस्था जहाँ पर अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था सेम होती है, उसको समांग साम्यावस्था कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसी में, विषमांग साम्यावस्था। जैसे यार नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा, इसमें अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। सेम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप, जब साम्यावस्था में उपस्थित अभिकारक दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तब ऐसी साम्यावस्था को विषमांग साम्यावस्था कहते हैं। यहाँ पर क्या था, वो एक ऐसी साम्यावस्था थी जिसके अंदर सभी अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था सेम थी। यहाँ पर क्या होगा, अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास CaCO3 है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसने क्या बनाया, इसने CaO तो बनाया ही, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इस रिएक्शन में, तो ये गैस हुई, जबकि ये आपका सॉलिड है, और ये अभिकारक क्या था, ये सॉलिड था। यानी का यहाँ पर क्या है, भौतिक अवस्थाएं डिफरेंट है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये Fe है सॉलिड स्टेट में, और ये आपका H2O है, गैस स्टेट में है, यहाँ पर वाष्प के रूप में। इसने क्या दिया, इसने दिया Fe3O4, ये सॉलिड है, जबकि हाइड्रोजन गैस ये गैस है। क्लियर है कि यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं किसकी, अभिकारक की तथा उत्पाद की डिफरेंट है, जबकि यहाँ पर भौतिक अवस्था एक ही है। सो उसको बोला समांग साम्यावस्था, इसको बोलेंगे विषमांग साम्यावस्था। पास नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके लिए साम्य स्थिरांक की गणना भी करनी है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए और साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए यार, इसके सबसे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। गुलबर्ग तथा वागे 1867 ने रासायनिक अभिक्रिया की गति पर अभिकारक पदार्थों की सक्रिय मात्राओं के प्रभाव का अध्ययन किया। कि रासायनिक अभिक्रिया की गति पर अभिकारक पदार्थों की सक्रिय मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका इन्होंने अध्ययन किया तथा एक नियम दिया जिसे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। ये नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट देखिए, कोई अभिकारक जिस दर से क्रिया करता है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। कोई आपके पास अभिकारक है, तो जिस दर से वो क्रिया करेगा ना, वो दर
उसकी क्रिया करने की दर कह रहा है कि किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर टोटल जितने उसके पास अभिकारक है उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, कोई अभिकारक जिस दर से क्रिया करता है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अपने पास कोई रिएक्शन है, एग्जाम्पल के लिए A प्लस बी ने मिलकर क्या बनाया, C प्लस डी बनाया। अब मान लीजिए A का सक्रिय द्रव्यमान आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है और B का इस प्रकार से, C और D का ये आपके सक्रिय द्रव्यमान है। देन द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि अभिक्रिया की जो दर होगी ना वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होगी। जैसे R1 है, अभिकारक है A और B, इसके सक्रिय द्रव्यमान इस प्रकार से दिखाए जा रहे हैं, सो इसके अनुक्रमानुपाती होगी। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम साइन हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं K1 और ये R1 है अभिकारक के लिए। दूसरी प्रतीप अभिक्रिया की गति ये R2 मान लिया, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगी C/D। पहले हमने रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन का क्या मीन्स होता है, ये इधर से इधर भी चलती है और इधर से इधर भी चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी प्रकार R2 क्या होगा, K2C इंटू ये आपका D का सक्रिय द्रव्यमान, जहाँ K1 K2 क्या है, अग्र व प्रतीप, प्रतीप मतलब पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक है। साम्यावस्था पर क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि साम्यावस्था कौन सी अवस्था थी, साम्यावस्था एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पर अभिकारक से उत्पाद बनने की दर तथा उत्पाद से अभिकारक बनने की दर सेम हो जाती है। सो R1 इक्वल टू R2, R1 क्या है, ये दर ही तो है, ये है अभिकारक से। देखिए रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन है ना आपकी A प्लस बी गिव C प्लस डी, R1 है अभिकारक से उत्पाद बनने की दर और R2 है उत्पाद से अभिकारक बनने की दर। सो साम्यावस्था के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। R1 इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। R1 की वैल्यू क्या निकाल लिया अभी, K1, और सक्रिय द्रव्यमान A का एंड B का इक्वल टू R2 की वैल्यू रख दी। अपने को क्या लिया हमने, K1 अपॉन K2 किया, K1 K2 इधर आएगा तो CD ऊपर और AB नीचे, और इसको अपन ने क्या नाम दिया, KC। यही आपका साम्य स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो ये करना था, इसमें और कुछ नहीं करना था इससे ज़्यादा। क्या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कह रहा है कि कोई अभिकारक जिस दर से क्रिया करता है ना वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। उसके लिए अपने Kc की वैल्यू फाइंड आउट किया, ये थी आपकी Kc की वैल्यू। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये समीकरण होती है आपकी Dg इक्वल टू V इंटू डी माइनस एस डी टी। इसकी व्युत्पत्ति करनी है। देखिए इसकी व्युत्पत्ति हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने पास एक इक्वेशन होती है G इक्वल टू H माइनस टी एस। ये आपकी मुक्त ऊर्जा की समीकरण होती है G इक्वल टू H माइनस टी एस, जहाँ पर H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर ताप है और S है आपके एंट्रोपी, जबकि G मुक्त ऊर्जा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H की वैल्यू रख देंगे। H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू होती है E प्लस पी वी। E प्लस पी वी, एच के स्थान पर E प्लस पी वी रखा, देन अपने पास G इक्वल टू E प्लस पी वी माइनस टी एस। अब क्या करेंगे, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इस इक्वेशन का। जैसे इस रिएक्शन का अपने डिफ्रेंशिएशन किया था, क्या होगा, G का डी जी हो जाएगा, E का डी ई, और ये हो जाएगा आपका पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस एस इंटू डी टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। अब हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सूक्ष्म परिवर्तन के लिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम कहता है कि आपका डी क्यू की वैल्यू जो होगी वो डी ई प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल टू होगी। यदि तंत्र द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू केवल प्रसार के कारण है, तब डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी हो जाएगा, क्योंकि डी डब्ल्यू होता है आपका पी इंटू डी वी। और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या होता है, डी एस इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी।
सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टी इंटू डी एस इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। और समीकरण 1 जो हमने डिफ्रेंशिएशन से बनाई थी, और समीकरण 2 से हम क्या रखेंगे, टी डी एस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देन अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस इंटू डी टी। यही अपने को इक्वेशन प्रूव करनी थी, इसी की व्युत्पत्ति करनी थी, ठीक है। ये हो गया आपकी फाइनल इक्वेशन। अब देखते हैं यार हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग में पूछा जाएगा क्योंकि थोड़ा लेंथी है इसका डेरिवेशन। क्वेश्चन है अपना, क्लैपेरॉन समीकरण तथा क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण को उत्पन्न कीजिए और इनके कुछ अनुप्रयोग भी दीजिए। या क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ये इक्वेशन है, इसको आपको डिराइव करना है। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लैपेरॉन क्लॉसियस समीकरण के समाकलित रूप की द्रव वाष्प तंत्र के लिए व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। ध्यान से देखिए, लिक्विड से वेपर बनानी है, उसके लिए अपने को क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म भी लिखनी है। सो करते हैं यार, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा पेपर पे समझाता हूँ मैं आपको। देखो मेरे भाई, क्या है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। यह इक्वेशन फेज ट्रांजिशन के बीच होने वाली एंट्रोपी चेंज के कैलकुलेशन के लिए यूज़फुल होती है। इसका एक और काम है, क्या काम है इसका, काम है प्रावस्था परिवर्तन यानी का फेज चेंज इक्विलिब्रियम की स्टडी के लिए भी यह इक्वेशन यूज़फुल होती है। क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैपेरॉन समीकरण क्या है, आप इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेरा भाई, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या माना, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दो फेज है, ए है एंड बी है, और दोनों साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का साइन, ये साम्य अवस्था को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे ए एंड बी क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। जब वो इक्विलिब्रियम में होगे तो उसके लिए अपने पास उसकी फ्री एनर्जी होती है जी ए, इसको जी ए जी बी, ये भी साम्य अवस्था में होगी। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एनर्जी सेम होती है। एनर्जी सेम का मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंस आपका कितना होगा, 0 होगा मेरे भाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर दोनों की एनर्जी डिफरेंस 0 होगा। और ये क्या है, जी ए माइनस जी बी, यानी का कहने का मतलब ये है कि जी ए इज इक्वल टू जी बी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं, यदि सिस्टम का टेम्परेचर डी टी बढ़ा दे तो गिब्स फ्री एनर्जी, जी की बात कर रहा है, जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में भी थोड़ी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, इसमें डी जी अमाउंट का चेंज हो जाता है। फॉर फेज ए प्रावस्था ए के लिए क्या होगा, जी ए में थोड़ा चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, डी जी ए चेंज हुआ, तो ये जी ए प्लस डी जी ए हो गया। इसी प्रकार से फेज बी के लिए क्या होगा मेरा भाई, जी बी प्लस डी जी बी, ये आपका जी बी में थोड़ा चेंज हुआ, कितना, डी जी बी, तो ये हो गया आपका, पहले जी बी था, अब कितना हो गया, जी बी प्लस डी जी बी। और ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, यानी का डी ए प्लस डी जी बी क्या होगा आपका, जी बी प्लस डी जी बी। दोनों इक्विलिब्रियम में है क्योंकि जी ए बराबर जी बी था। अब क्या करेंगे, वही साम्य अवस्था में लेंगे, जी ए प्लस डी जी ए इज इक्वल टू जी बी प्लस डी जी बी। क्यों भाई, क्योंकि जी ए किसके इक्वल था, जी बी के। हमने क्या किया, जी ए को तो बढ़ाकर जी ए प्लस डी जी ए कर दिया, और जी बी में थोड़ा चेंज करने के बाद अब ये हो गया अपने पास जी बी प्लस डी जी बी। लेकिन हमारे पास जी ए इक्वल टू जी बी था, देन क्या होगा, जी ए जी बी तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, डी जी ए इक्वल टू डी जी बी। दिस इज इक्वेशन 2। और हम जानते हैं कि जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। थोड़े से जान पहचान कर लो आप। जी क्या है, जी आपका यहाँ पर गिब्स फ्री मुक्त ऊर्जा, यू आपका इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है मेरे भाई, टी टेम्परेचर है, और एस आपका एंट्रोपी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जी का डी जी इज इक्वल टू यू का डी यू प्लस पी वी का क्या होगा, फर्स्ट सेकंड से इसका करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस टी एस का भी सेम फर्स्ट सेकंड से करेंगे, प्लस आता है बट बाहर माइनस होने के कारण अंदर का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, अब उष्मागतिकी के नियम लगाएंगे जो आपने 11वीं में भी पढ़े हुए, और फर्स्ट सेम में भी है आपका, फिजिक्स में वहाँ पे भी पढ़े हैं। तो फ्रॉम सेकंड लॉ से क्या होगा, टी डी एस इक्वल टू डी क्यू, ये होता है आपके उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। और फर्स्ट नियम क्या कहता है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि जो डी क्यू है वो आपका डी वी प्लस पी डी वी होता है। डी क्यू है और ये रिवर्सिबल के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सफिक्स में रिवर्सिबल को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट उष्मागतिकी के पहले और दूसरे नियम से, दोनों को मिला दिया तो अपने पास क्या आया, टी डी एस क्या होगा, डी क्यू के बराबर इक्वल टू है, और डी क्यू किसके बराबर है, डी वी प्लस पी डी वी के बराबर है। देखो यार, अब उष्मागतिकी के सेकंड नियम से आपने उष्मागतिकी चैप्टर
जो है वो 11th में से स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट ईयर में भी है, तो वहाँ पर आपने क्लियरली देखा होगा कि उसमें गति का सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ कहता है कि टी इंटू डी एस किसके इक्वल होगा, डी क्यू के होगा। और हम रिवर्सिबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल का डिनोट कर रहा है जो सफिक्स में आर ई वी लिखा हुआ है। और उसमें गतिकी का पहला नियम क्या है, पहले नियम के अनुसार डी क्यू किसके बराबर होता है, डी यू प्लस पी डी वी के। तो टी डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा आपका डी यू प्लस पी डी वी के। सेम वही तो लिखा है, टी डी एस किसके इक्वल होगा, डी यू प्लस पी डी वी। दिस इज इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 आ गई और इसको इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 3 में रखेंगे देन क्या आएगा अपने पास, डी जी आएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। कैसे आया देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो। यह इक्वेशन नंबर 3 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। सेम रहा, डी यू सेम रहेगा, सेम रहेगा, पी डी वी सेम रहेगा तुम्हारा। और अपने यहाँ क्या किया, वैल्यू पुट करें टी इंटू डी एस की। ये देखो टी डी एस है, टी डी एस है ना, टी डी एस की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे क्या रखनी है अपने को, डी यू प्लस पी डी वी रखनी है। रखो डी यू माइनस पी डी वी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस एस इंटू डी टी, एस इंटू डी टी सेम है बिल्कुल एज इट इज़ है। क्या होगा मेरा भाई, डी यू से डी यू कटेगा, पी डी वी से पी डी वी कटेगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे, उसको नाम दे देंगे नया। नया नाम मतलब उसको इक्वेशन 5 मान लेंगे, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। अपने पास आ गया डी सी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी, एस इंटू डी टी। अब ए के लिए अलग और बी के लिए अलग लिखेंगे। इस प्रकार डी सी ए क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, जी के सफिक्स में ए लगाया तो वी के सफिक्स में भी ए लगाएंगे और एस के सफिक्स में ए लगाएंगे, फिर बी के लिए बी लगाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी क्या आई थी, इक्वेशन 2 आई थी अपने पास डी जी ए इक्वल टू डी जी बी था। अब अपने पास डी जी ए इक्वल टू डी जी बी था तो उसकी वैल्यू रखते, डी जी ए की वैल्यू क्या आई, वी ए इंटू डी पी माइनस एस ए डी टी, और बी के लिए वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी, दोनों को इक्वल किया। और वी ए डी पी वाले टर्म एक तरफ लिया, डी पी इधर आएगा तो क्या बचेगा, डी पी कॉमन लिया, वी ए माइनस वी बी। ठीक है भाई, सिंपल है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या बचा, वी ए माइनस वी पी। यहाँ पर एस ए माइनस एस बी बचा और डी टी आपने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, डी पी अपॉन में डी टी, यानी का ऐसे ऊपर ऐसे माइनस एस बी क्या है, चेंज है। चेंज किस में है, चेंज ऑफ एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल एस हो गया। ये आपका डेल वी हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। इक्वेशन 6 अब लगाएंगे वो उष्मागतिकी का सेकंड नियम। उष्मागतिकी का सेकंड नियम कहता है कि आपका डेल एस यानी का चेंज ऑफ एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, वो होगा डी क्यू अपॉन डी टी। सी को हम लिखते हैं डेल एच ओवर डी टी भी लिखते हैं। डेल एस होता है आपका डेल क्यू अपॉन टी और इसको लिखते हैं डेल एच अपॉन टी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा डी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू डेल एच टी इंटू डेल वी। क्या किया हमने, डेल एस की वैल्यू यहाँ पर है, ऐसे देखिए आप इक्वेशन 6 में डेल एस है ना, डेल एस की वैल्यू ये रखेंगे अपन। क्या हो जाएगा, डेल एच हो जाएगा ऊपर, नीचे टी एज इट इज़ और डेल वी ये रहा आपका। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड और यही है आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये है आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन। और अब हम देखेंगे क्लॉसियस ने इसमें क्या चेंज किया, क्लॉसियस ने क्या एक्स्ट्रा काम किया वो देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 है, ये है आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन, लिख दिया है दिस इज क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन सभी प्रकार के फेज चेंजेस यानी कि साम्यावस्था प्रावस्था परिवर्तन के लिए उपयोगी होती है, सभी प्रकार के फेज चेंजेस के लिए यूजफुल होती है दिस इक्वेशन। अब डेराइव करेंगे किसका, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का। देखिए क्लॉसियस ने क्या किया, क्लॉसियस ने एक स्पेशल केस लिया, लिक्विड से वेपर के लिए उसने काम किया। सेम वही लिखा है, क्लॉसियस ने केवल लिक्विड के वेपराइजेशन के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन की सहायता से एक नया इक्वेशन डेराइव किया जिसे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। फ्रॉम क्लैपेरॉन इक्वेशन अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने ये डेराइव किया है कि डी पी ओवर डी टी किसके बराबर है, डेल एच ओवर टी इंटू डेल वी के। अभी आई थी ना इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे वेपराइजेशन करना हमें किसका, लिक्विड का, यानी का लिक्विड था दर उसको अपने को गैस में बदलना है, वाष्प बनानी है उसकी, लिक्विड से वाष्प बनानी है। तो डेल वी क्या होगा, डेल वी होगा वी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वेपर।
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। थोड़ा लिक्विड है अपने पास, लिक्विड से अपने को वाष्प बनाएंगे, तो वाष्प जब बनाएंगे उसका आयतन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लिक्विड के आयतन के ही, लिक्विड के आयतन से बहुत ज़्यादा होगा उसका आयतन। सो हम क्या करेंगे, लिक्विड के आयतन को नगण्य मान लेंगे यहाँ पर, नेग्लिजिबल। देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। वही है वी क्या हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ वेपर, और वी एल हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यह नेग्लिजिबल है, बहुत कम है इसकी अपेक्षा, सो इसको हम नगण्य मान लेंगे। और वी माइनस वी एल किसके बराबर होगा, वी के, क्योंकि इसको अपने नगण्य मान लिया, 0 के इक्वल मान लिया, तो ये किसके लगभग इक्वल होगा, वी यानी का वॉल्यूम ऑफ वेपर। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड जो अभी आई अपनी क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, डी पी अपॉन डी टी किसके बराबर है, डेल एच इंटू टी इंटू वी, डेल वी, और डेल वी किसके इक्वल हो गया, वी के, वी यानी का वॉल्यूम ऑफ वेपर। दिस इज इक्वेशन 8। अब क्या करेंगे, फॉर गैसेस गैस लॉ लगाएंगे। गैस लॉ क्या है कि पी वी इक्वल टू आर टी, यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकालूंगा तो आर टी अपॉन पी। देन फ्रॉम इक्वेशन 8, तब इक्वेशन 8 से हमारे पास क्या होगा, v की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 8 में, तो क्या आएगा अपने पास आएगा डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच इंटू पी अपॉन आर टी स्क्वायर। एक टी पहले से है और एक यहाँ पर ये आ जाएगा आर टी, पी ऊपर आर टी नीचे, तो आर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा फाइनली, डी पी इंटू डी टी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच इंटू डी टी अपॉन आर टी स्क्वायर। और इस डी पी ओवर डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी लॉग पी, और ये डेल एच ऐसे ही रहेगा आर, और ये डी टी ओवर टी स्क्वायर। ये है आपके क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म, क्वेश्चन में लिखा था ना लास्ट में कि इसके समाकलित रूप की भी व्याख्या कीजिए। अब वो देखेंगे इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, उसको डेराइव करेंगे। देखो इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए सिंपल सी है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इंटीग्रेशन करना है इस इक्वेशन का। इक्वेशन करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे P1 से P2, और T की लिमिट रहेगी T1 से T2। तो डी लॉग P का क्या होगा, लॉग P होगा। लॉग P में अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग P2 माइनस लॉग P1। इधर क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, सो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन T के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ओनली T वाले टर्म का होगा। 1 अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी होता है भाई। और लिमिट है आपके T1 से T2, माइनस बाहर आएगा, T1 रखें, T2 रखेंगे, फिर माइनस T1 रखेंगे। ये आपका log P2 अपॉन P1, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। सो उसी से log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस बाहर आया डेल एच ओवर आर, और फर्स्ट अपर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन D2 माइनस 1 अपॉन T1। अब दिख रहा है ना, यस, log P2 अपॉन P1 माइनस डेल एच अपॉन आर 1 अपॉन T2 माइनस T1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, फिर क्या किया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी का डेल एच अपॉन आर, T2 प्लस का हो गया और T1 माइनस का। दिस इज इक्वेशन 10, और यही है आपकी इक्वेशन 10 इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म है। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है, इस इक्वेशन के क्या एप्लीकेशन है। पहला है कि इन कैलकुलेशन ऑफ डेल एच की कैलकुलेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। इन ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पी ऑन बी पी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर पी का क्या इफेक्ट है उसके कैलकुलेशन के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि ये इक्वेशन जो है वो यूज़फुल है स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी यानी का बीपी और एफपी ज्ञात करने में ये इक्वेशन यूज़फुल है। तो यार ये थी आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग में पूछा जाता है, यानी कि 15 नंबर आपको देकर जाएगा यदि एग्ज़ाम में फंसता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसको यार आप बिल्कुल मत छोड़ना, इसको ज़रूर करना, क्योंकि इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यार नेक्स्ट टॉपिक अपना लासातेलिये का नियम, लासातेलिये का क्या नियम है इसको देखते हैं, और इसके निम्न साम्यों पर ताप व दाब व सांद्रण का क्या प्रभाव होता है उसकी विवेचना करनी है। सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर साम्यावस्था में दाब, ताप तथा सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम्यावस्था ऐसी दिशा में परिवर्तन होती है जिसमें इन प्रभावों का विरोध होता है। क्या कह रहा है कि आपके पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, साम्यावस्था में दाब, ताप तथा सांद्रता में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो साम्यावस्था ऐसी दिशा में परिवर्तन होती है जिसमें इन प्रभावों का विरोध होता है। ये आपका
लासातेलिए का नियम है। तो यार अब इसके प्रभाव देखते हैं कि साम्यावस्था पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है और साम्यावस्था पर सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है आपका साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव। देखिए यार, लासातेली सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने से साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिस दिशा में ताप का अवशोषण हो रहा है, तथा ताप घटाने से यदि हम ताप में कमी करते हैं तो साम्यावस्था उस दिशा में आगे बढ़ेगी जिस दिशा में ताप का उत्सर्जन हो रहा है। साम्यावस्था पर दाब का प्रभाव, दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है। लासातेलिए सिद्धांत के अनुसार दाब बढ़ाने से साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिस दिशा में आयतन में कमी हो रही है। यदि आयतन में कमी हो रही है ना, तो उस डायरेक्शन में आपकी साम्यावस्था अग्रसर होगी, तथा दाब घटाने से यदि दाब में कमी होगी तो क्या होगा, साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिस दिशा में आयतन में वृद्धि हो रही है। यदि अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का आयतन बराबर है तो ऐसी स्थिति में साम्यावस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका नहीं पड़ेगा, दाब का। ठीक है भाई। एक फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि साम्यावस्था पर सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। लासातेलिए सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अवयव का सांद्रण बढ़ा दिया जाए, कह रहा है कि यदि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो साम्यावस्था उस दिशा में परिवर्तित होगा जिस दिशा में उस अवयव का सांद्रण कम हो रहा है। जब सांद्रण बढ़ाया जाएगा ना, तो साम्यावस्था उस दिशा में परिवर्तित होगी जिस दिशा में उस अवयव का सांद्रण कम हो रहा है। अब देखिए इस सिद्धांत के हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग में पहले भौतिक साम्य पर अनुप्रयोग पढ़ेंगे, फिर रासायनिक साम्य पर। भौतिक साम्य पर क्या है, इसका पॉइंट फर्स्ट है कि बर्फ का गलनांक। बर्फ का पिघलना आयतन की कमी तथा ऊष्मा के शोषण के साथ होता है। जैसे जैसे आयतन में कमी करेंगे और ऊष्मा का शोषण होगा तो बर्फ पिघलता जाएगा। ठीक है। लासातेलिए नियम के अनुसार दाब बढ़ाने से तथा ताप अधिक करने से साम्यावस्था बाईं से दाईं ओर अग्रसर होगी। दूसरे शब्दों में बर्फ का गलनांक ताप तथा दाब बढ़ने के साथ कम होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में बर्फ का गलनांक ताप तथा दाब बढ़ने के साथ साथ कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जल का वाष्पन। जल का जलवाष्प में परिवर्तन आयतन में वृद्धि तथा ऊष्मा के शोषण के साथ होता है। नेक्स्ट है अपना ठोस पदार्थों की विलेयता। कुछ पदार्थ जैसे चीनी, नमक आदि जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। जैसे चीनी प्लस जल गिव्स चीनी विलयन माइनस ऊष्मा। अतः लासातेलिए नियम के अनुसार ताप बढ़ाने से साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिस दिशा में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अर्थात बाईं से दाईं ओर। दूसरे शब्दों में ऐसे ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। अब देखते हैं रासायनिक साम्य पर अनुप्रयोग। लासातेलिए नियम के अमोनिया का संश्लेषण। अमोनिया के निर्माण हेबर विधि में निम्न साम्यावस्था होता है। अमोनिया के निर्माण की आपने हेबर विधि कक्षा 12 में पढ़ी होगी। क्या होता है उसमें, N2 गैस प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और इसमें एनर्जी ह्रास होती है 22 किलो कैलोरी। ठीक है ना। ताप का प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। यदि इसका ताप बढ़ाया जाए तो लासातेलिए नियम के अनुसार साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिस दिशा में ऊष्मा का अवशोषण होगा, अर्थात दाईं से बाईं ओर अग्रसर होगी। दूसरे शब्दों में ताप अधिक करने पर प्रत्येक अभिक्रिया अधिक होगी और अमोनिया कम बनेगी। दूसरी ओर ताप कम करने पर साम्यावस्था अग्र दिशा में होगी और अमोनिया अधिक बनेगी। यहाँ पर अमोनिया कम बनेगी। दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव है उसको देखते हैं। यदि अभिक्रिया का दाब बढ़ाया जाए तो लासातेलिए नियम के अनुसार साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिस दिशा में आयतन में कमी होती है, अर्थात साम्यावस्था बाईं से दाईं ओर अग्रसर होगी। दूसरे शब्दों में दाब अधिक करने पर अभिक्रिया अग्र ओर होगी तथा अमोनिया अधिक बनेगी। सांद्रण का प्रभाव, सांद्रण का क्या प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ताप का प्रभाव हुआ, दाब का हो गया। अब देखते हैं सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का क्या प्रभाव है। यदि साम्यावस्था पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाली जाए तो लासातेलिए नियम के अनुसार साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होगी जिस ओर सांद्रण में कमी होती है, अर्थात बाईं से दाईं ओर आगे बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में सांद्रता अधिक करने पर अभिक्रिया अग्र ओर होगी तथा अमोनिया अधिक बनेगी। अमोनिया अधिक बनने के लिए उचित दशा इस प्रकार है। यदि हमको अधिक अमोनिया चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, टेम्परेचर कम और प्रेशर बढ़ाना चाहिए और इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ानी चाहिए।
तो यार इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और इस यूनिट में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो को, वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे कल ऐसी एक और न्यू वीडियो के साथ, उसके अंदर हम इससे अगले यूनिट कर रहे होंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, डिटेल में समझेंगे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।